और अगली खबर स्विट्जरलैंड के दावोस से है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक चल रही है। हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, ट्रंप भी पहुंचे थे। दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बिजनेस हेड्स, सीईओ मौजूद हैं। भारत के भी कई मंत्री और अलग अलग राज्यों के सीएम दावोस में हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य मकसद है अपने अपने राज्यों में निवेश लाना। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिसमें अलग अलग राज्यों के सीएम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं और निवेश से जुड़े समझौता करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस दौर पर कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से दो बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने लिखा है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या इंडिया इकोनॉमिक फोरम। दावोस में 7 भारतीय मुख्यमंत्री आपस में ही बैठक कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां भारतीय कंपनियों से ही मिल रही हैं, जो वे बहुत आसानी से भारत में भी कर सकती थी। असल में दावोस जाना अब नीति निर्माण का मंच कम और स्टेटस सिंबल या दिखावे का जरिया ज्यादा बनता जा रहा है। राजीव शुक्ला के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस हमले को और तीखा किया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दावोस जाते हैं और वहीं अपनी ही कैबिनेट के एक मंत्री से जुड़ी कंपनी के साथ एमओयू साइन करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह समझौता स्विट्जरलैंड में ही साइन करना जरूरी था या फिर इस अजीब घटनाक्रम के पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया एक्सक्यूज मी। इसमें उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का समझौता किया है। अब मामला यह है कि रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के मालिक अभिषेक लोढ़ा है, जिनके पिता मंगल प्रभात लोढ़ा फडणवीस सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में पूछा जा रहा है कि अपनी ही कैबिनेट मंत्री के साथ दावोस में समझौता क्यों किया जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी इस पर सवाल उठाए। पूछ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस दावोस में लोढ़ा, रहेजा और पंचशील के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं। ये सभी कंपनियां मुंबई और महाराष्ट्र की हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए 6,539 किलोमीटर की हवाई यात्रा करके दावोस पहुंचने का कारण क्या है। राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के पुत्र अभिषेक लोढ़ा की कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के साथ फडणवीस ने 1 लाख करोड़ रुपए का सौदा किया है। इस कंपनी का कार्यालय मुंबई में मंत्रालय से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। आप स्विट्जरलैंड जाइए, मौज मस्ती करिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड करिए, लेकिन अगर भारतीय कंपनियों से और अपने मंत्री की कंपनी से ही एमओयू करना है तो उसके लिए स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है। असलियत यह है कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, महाराष्ट्र के निवेश को बचाने के लिए, महाराष्ट्र में पोटेंशियल रोजगार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। दावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको दावोस आना है। हम लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक एमओयूज पर ध्यान केंद्रित किया है। जो MIT लैब है उसके साथ हम लोग मेडटेक के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। भारत अब तीसरे नंबर की महासत्ता बन गया है। महाराष्ट्र का बड़ा योगदान है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन भारत को 2047 में विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर दावोस में भारत की प्रेजेंस है, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का सब जगह जो चर्चा है और टेक्नोलॉजी में किस तरह से इंडिया लीडरशिप ले रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरह से भारत की लीडरशिप हो रही है, उसकी सब जगह चर्चा है। वैसे दावोस में गले सिर्फ बिजनेस डील पर नहीं है, बल्कि वहां से भारतीय दल का एक ऐसा वीडियो भी आया है जिसकी काफी चर्चा है। इस वीडियो के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। दरअसल IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने AI की तैयारी को लेकर देशों का एक इंडेक्स जारी किया है। उन्होंने देशों को 3 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें वो देश शामिल हैं जो बदलाव ला रहे हैं, वो जो केवल देख रहे हैं और वो जो इस बदलाव से अनजान है।
इस सूची में अमेरिका, डेनमार्क और सिंगापुर शीर्ष पर हैं, जबकि भारत को उन्होंने सऊदी अरब जैसे उभरते बाजारों वाली दूसरी श्रेणी में रखा है। हालांकि उन्होंने भारत के आईटी क्षेत्र में बढ़ते निवेश की सराहना की, लेकिन उन्होंने टॉप ग्रुप में जगह नहीं दी है। इस रैंकिंग की चर्चा एक पैनल डिस्कशन में हुई, जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्या भारत को शीर्ष देशों की श्रेणी में आने के लिए अमेरिका या चीन के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है, तो उन्होंने आईएमएफ की इस रैंकिंग को खारिज कर दिया, जोर देकर कहा कि भारत किसी भी हाल में दूसरी श्रेणी में नहीं है, बल्कि पहले समूह का हिस्सा है। अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा कि भारत एआई की दुनिया में अग्रणी देशों के पहले समूह का हिस्सा है और इसे किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसकी रीजनिंग क्या दी उन्होंने, वो देखते हैं। Actually, clearly in the first group, and the reason for that is there are 5 layers in the AI architecture: the application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Go to an enterprise, understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. ROI doesn't come from creating a very large model. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters. We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. वेरी इंटरेस्टिंग। आईएमएफ कुछ और कह रहा है और स्टैनफोर्ड कुछ और कह रहा है। डेटा एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कोई भी कैसे भी कर सकता है। शायद आईएमएफ में कोर्स करेक्शन की जरूरत है।